विक्रमपुर नामक एक खुशहाल गांव था, जहां हर उत्सव खुशी खुशी मनाया जाता था। होली को कुछ ही दिन बसे थे और इस गांव के लोग होली को धूमधाम से 3 दिन तक मनाते थे। होली का त्योहार नजदीक था। पूरे गांव में तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में रंगों की दुकानें सज चुकी थीं। घरों में गुजिया और मिठाइयां बन रही थीं और बच्चे अपनी पिचकारियों के साथ खेलते नजर आ रहे थे। मगर उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां रहने वाला रमेश अपने बेटे मोहन और पत्नी गीता के साथ उदासी में डूबा हुआ था। रमेश गांव के बड़े जमींदार रतनलाल के यहाँ मजदूरी करता था। रोज सुबह खेतों पर जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को जो कुछ पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलता। होली आने वाली थी, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने बेटे के लिए रंग और पिचकारी खरीद सके। बाबूजी, इस बार होली में मैं भी अपने दोस्तों के साथ रंग खेलूंगा और पिचकारी से पानी भी मारूंगा। बेटा, मुझे माफ कर दे, इस बार भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अगले साल जरूर तेरे लिए रंग और पिचकारी लाऊंगा। बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या गरीब बच्चे होली नहीं मना सकते? रमेश को कुछ जवाब नहीं सूझा। उसकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह रमेश खेतों में काम करने के बाद जमींदार रतनलाल के पास गया। मालिक, क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? होली पर बेटे के लिए रंग और मिठाई लेनी है। अरे रमेश, तुम गरीबों की होली भी कोई होली होती है? तुम लोग त्योहार मनाने के बारे में सोचते भी कैसे हो? मालिक, मैं मेहनत करके चुका दूंगा, बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। तभी जमींदार की पत्नी कमला देवी बीच में बोल पड़ी। रमेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछली बार भी तुमने पैसे मांगे थे। जाओ, अपने काम से काम रखो। रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर वह वहां से चला आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो मोहन दौड़कर उसके पास आया। बाबूजी, क्या आप मेरे लिए रंग लाए? बेटा, इस बार भी नहीं ला सका, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या गरीब बच्चे होली नहीं मना सकते? गीता ने रमेश की तरफ देखा और उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं जी, हम बिना रंगों के भी होली मना सकते हैं। प्यार और खुशियों का त्योहार है, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। तभी रमेश के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना खुद कुछ करने की कोशिश करे। अगले दिन वह गांव के साहूकार रामलाल के पास पहुंचा। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं गांव में रंगों का ठेला लगाऊंगा। मैं खुद के बनाए रंग और गुलाल बेचूंगा। तुम जैसे मजदूर व्यापार करेंगे, हंसी मत दिलवाओ। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं मेहनत करूंगा और आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें घर गिरवी रखना होगा। अगर तुम पैसे नहीं लौटा सके तो तुम्हारा घर मेरा होगा। रमेश के मन में डर था, लेकिन मोहन की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। उसने पैसे लेकर सूखे फूल, हल्दी और चंदन पाउडर खरीदा और गीता के साथ मिलकर गुलाल तैयार करने लगा। मोहन भी उनके साथ लगा हुआ था। बाबूजी, ये रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें कोई जहरीला पदार्थ भी नहीं है। हाँ बेटा, ये प्राकृतिक रंग है। इससे किसी की त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं होता है। होली से एक दिन पहले रमेश ने गांव में अपना ठेला लगाया। ले लो, शुद्ध और हर्बल रंग, बिना केमिकल वाले, ठंडक देने वाले रंग ले लो। पहले तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर एक ग्राहक रुका। भाई, ये रंग इतने ठंडक देने वाले क्यों लग रहे हैं? ये केमिकल मुक्त हैं, देशी तरीके से बने हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई और उसके सारे रंग बिक गए। वह बहुत खुश था, लेकिन गांव के एक और दुकानदार बिजू को जलन होने लगी। अगर रमेश ऐसे ही बेचता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा।
रात में बिजू और उसका साथी चुपके से रमेश के घर पहुंचे। वे वहां रखे सारे रंग और गुलाल चोरी करके ले गए। अगली सुबह जब रमेश ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे गीता कहाँ हो? अरे देखो ना, हमारे सारे रंग चोरी हो गए। अब हमारी होली क्या फिर से बेरंग रह जाएगी बाबूजी? रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी एक बूढ़ी दादी, जिन्हें उसने कुछ दिन पहले खाना खिलाया था, वह वहां आई। जब उसने रमेश को परेशान देखा तो उसने रमेश से पूछा कि अरे बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बेटा? रमेश ने बूढ़ी दादी को सब कुछ बताया। और ये सुन के बूढ़ी दादी बोली, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे रंगों की चोरी की गई है, लेकिन हिम्मत मत हारो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस चोरी का पता लगाकर ही रहूंगा। रमेश गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी मेहनत से बनाए गए रंग अब उसके पास नहीं थे। रमेश उदास होकर चारपाई पर बैठा था और गीता बार बार अपने पति की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या होगा? बाबूजी, अब हमारी होली कैसे मनेगी? हमारे पास न रंग है न पैसे। बेटा, हम हार नहीं मानेंगे। जिसने भी हमारे रंग चुराए हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी गांव में अफवाह फैलने लगी कि बिजू के ठेले पर अचानक बहुत अच्छे गुलाल और रंग बिकने लगे हैं। रमेश का दोस्त रवि भागता हुआ उसके पास आया। रमेश भाई, ये देखो, बिजू वही रंग और गुलाल बेच रहा है जो तुमने बनाए थे। रमेश के मन में आग भड़क उठी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। बिजू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। गांव के लोग वहां से रंग और गुलाल खरीद रहे थे। रमेश गुस्से में वहां पहुंचा और जोर से बोला, बिजू, तूने मेरे रंग और गुलाल चुरा लिए, है ना? ऐसा क्यों किया तूने? जवाब दे मुझे। बिजू रमेश के मुंह से ये सुन के चौंक गया और बोला, अरे रमेश, ये क्या बकवास कर रहा है? तेरे जैसे मजदूर क्या व्यापार करेंगे? रमेश को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। गांव वालों, तुम सब जानते हो कि मैंने अपने हाथों से ये रंग बनाए थे। देखो, मेरे रंगों की खासियत थी कि ये ठंडक देते थे। क्या बिजू के गुलाल में भी वही ठंडक है? गांव के कुछ लोगों ने गुलाल उठाकर महसूस किया और बोला, सच में रमेश का गुलाल भी ऐसा था। तो फिर बिजू के पास ये रंग आए कहां से? अब लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। गांव वालों को शक हो गया कि बिजू ने चोरी की होगी। बेटा, जब मैंने तेरे घर पर रंगों का ढेर देखा था, वो ठीक वैसा ही था जैसा अब यहाँ दिख रहा है। अब बिजू को समझ आ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। तभी गांव के मुखिया रामधन काका वहां पहुंच गए। बिजू, सच सच बता, ये रंग तूने चुराए हैं ना? बिजू बहुत घबरा गया और घबराई आवाज में बोला, नहीं, मैं अगर तूने कुछ नहीं किया तो बता, तेरे पास ये रंग आए कहां से? अब बिजू के पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले गुस्से में थे। बिजू, अगर तू सच नहीं बोलेगा तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। डर के मारे बिजू ने सब कुछ सच उगल दिया। हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मैं डर गया था कि रमेश के रंग बिकने लगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने रात में जाकर उसके सारे रंग चुरा लिए। गांव के लोग गुस्से में आ गए। अब तुझे